बिजली की तेज आवाज सिद्धांत के कानों में गूंज रही थी, मगर उसे अपने आजू बाजू बैठे हुए लोगों की डर से भरी आवाज ज्यादा सुनाई दे रही थी। तूफान के कारण बस ड्राइवर को सामने का रास्ता नजर नहीं आया था और इसलिए उसने धोखे से गलत टर्न ले लिया था। उस बस में अफरा तफरी मच गई थी। विक्रम ने अपनी फटी आंखों के साथ सिद्धांत की तरफ देखा। अचानक से एक आदमी हड़बड़ाते हुए खड़ा हुआ और बस से भागने की कोशिश करने लगा। अचानक से बस खाई की तरफ और झूल उठी। अंदर बैठे लोग डर के कारण चिल्लाने लगे। सामने बैठे ड्राइवर ने अपना दरवाजा खोला और बस से नीचे कूद गया। ये देखते हुए लोग और भी घबरा गए। सिद्धांत को न जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि जैसे कुदरत उसे खुद पिछले जन्म के राज जानने से रोक रही हो। अब हम क्या करें सिद्धांत? हमारा सफर शुरू होते ही खत्म हो जाए। सिद्धांत ने एक गहरी सांस ली और अपने मन में वेदिका का ख्याल आते ही वो तुरंत यहां वहां देखने लगा। जैसे ही उसे एक इमरजेंसी एग्जिट नजर आई, उसने एक पल भी नहीं गवाया। सिद्धांत ने विक्रम की तरफ मुड़ते हुए कहा, तुम सभी को शांत रखो, मैं कोई ना कोई रास्ता ढूंढता हूं। विक्रम ने तुरंत हां में सिर हिलाया और उस गाड़ी में बैठे हुए सारे लोगों को उनकी ही भाषा में शांत करने लगा। सिद्धांत तुरंत इमरजेंसी एग्जिट खोलकर नीचे जमीन पर कूद गया। कुछ वजन कम होने के कारण एक बार फिर बस खाई की तरफ झूल उठी। उसे नहीं मालूम था कि उस जादुई अंगूठी की शक्तियां उसके अंदर कितनी देर तक होंगी। उसने बिना समय गंवाए उस बस को पीछे से पकड़ा और जोर से खींचना चालू कर दिया। उसे अपनी शक्तियों का अंदाजा नहीं था, लेकिन वो खुद ये देखकर चौंक गया था कि उसने बस को एक हाथ से वापस रोड पर खींच लिया था। ऐसा होते ही बस में मौजूद सारे लोग जोर से ताली बजाने लगे। जो ड्राइवर बस से कूदकर कुछ दूर भाग गया था, वो भी वापस आ गया। उसने सभी से माफी मांगी। जैसे ही सिद्धांत ने दोबारा से बस में कदम रखा, तो सभी ने उसके लिए फिर से ताली बजाना शुरू कर दिया। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर झुकाया और अपनी सीट पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद शांति होते ही विक्रम बोला, मुझे लगता है कि हमें हमारी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बात सुनकर सिद्धांत के चेहरे पर बस एक हल्की सी मुस्कुराहट थी, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके दिल में एक भाव आ रहा था जो कह रहा था कि असल में मंजिल तक पहुंचना उनके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। जैसे ही वो लोग वात्सल्य शहर पहुंचे, बस से उतरते ही एक बूढ़ा आदमी उनके पास आया और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। विक्रम ने सिद्धांत को ट्रांसलेट करके बताया कि वो आदमी उनसे पूछ रहा था कि उन्हें कहां जाना है। जब सिद्धांत ने नर्मदापुरम का नाम लिया, तो उस जगह का नाम सुनते ही उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह गईं और वो अपनी ही भाषा में कुछ चिल्लाते हुए उनसे दूर भाग गया। जब सिद्धांत ने विक्रम से पूछा कि वो क्या कह रहा था, तो उसने बताया, वो कह रहा था कि नर्मदापुरम को ढूंढते हुए यहां बहुत से लोग आए हैं। आज तक वहां की गुफा में जाने वाला कभी वापस नहीं आया। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, लेकिन उन्हें आगे तो बढ़ना ही था। कुछ दूर चलने के बाद एक कच्चा रास्ता शुरू हो गया। धीरे धीरे पेड़ों की संख्या बढ़ती गई और सूरज की किरणें ढलती गईं। रात के अंधेरे में सिद्धांत और विक्रम ने एक साफ सुथरी जगह देखकर अपना टेंट लगा लिया। वो जानते थे कि नर्मदापुरम पहुंचने में अभी उन्हें टाइम लगेगा। इतने लंबे सफर के बाद दोनों ही बहुत थक गए थे और इसलिए सिद्धांत को मालूम ही नहीं चला कि कब उसकी आंख लग गई। रात के सन्नाटे में अचानक से उसकी आंख खुली। जब उसने बाजू में देखा, तो विक्रम गहरी नींद में सो रहा था। अचानक से उस टेंट के बाहर कुछ आवाज सुनाई दी। सिद्धांत तुरंत टेंट के बाहर आया। उसने आजू बाजू देखा, मगर वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उन दोनों ने लकड़ी के एक सूखे तने में आग लगा ली थी ताकि वो जंगली जानवरों से बच सकें। जैसे ही सिद्धांत अंदर जाने लगा, अचानक से उसे फिर से एक आवाज सुनाई दी। जब उसने मुड़कर देखा, तो थोड़ी ही दूर एक रोशनी झिलमिला रही थी। सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और लंबे कदमों के साथ उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा। मगर जैसे ही उसने एक कदम और आगे बढ़ाया, तो अचानक से उसके चारों तरफ तेज उजाला छा गया। उसके सामने एक लोहे का बक्सा आ गया। वो ऐसे कांप रहा था जैसे उसके अंदर कोई ताकत कैद हो।
सिद्धांत ने तुरंत उसको झुककर खोल दिया। वो बक्सा खुलते ही सिद्धांत के कान बजने लगे। उसके आजू बाजू एक तूफान सा आने लगा। अचानक से उस बक्से से एक रोशनी निकली जो कि एक तलवार की शेप की थी। जैसे ही सिद्धांत ने उस जादुई तलवार को छूने की कोशिश की तो अचानक से वो तलवार की शक्ति उसके अंदर समा गई। वो जमीन पर गिर गया। उसके शरीर में तीव्र ताकत महसूस होने लगी। सिद्धांत ने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसके आजू बाजू कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। अगले ही पल उसके सामने एक सीन लाइव नजर आने लगा। उसकी आंखों के सामने फिर से वही दृश्य नजर आने लगा जब उसने वंदिता को अपनी तलवार से मारा था। अगले ही पल उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसे याद आ गया था कि ये वही जगह थी जहां न जाने कितने साल पहले उसके हाथों जिंदगी की सबसे बड़ी गलती हुई थी। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल के बेड पर लेटी हुई वेदिका का शरीर जोरों से कांपने लगा। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। अचानक से उसकी आंखें खुल गईं। कुछ ही पल पहले उसे ऐसा लगा था कि मानो किसी ने उसके दिल में चाकू घोंप दिया हो। यही नहीं, उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी जो कह रही थी, वंदिता मुझे माफ कर दो, वंदिता मुझे माफ कर दो। उसके मुंह से एक अचंभे से भरी आह निकली। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसने यहां वहां देखा तो अपने आप को मशीन से घिरा पाया। वो तुरंत बिस्तर पर बैठ गई। उसके माथे से पसीना चू रहा था। तभी उसे अपने हाथों के नीचे कुछ महसूस हुआ। उसने अपने हाथ उठाकर देखा तो उसमें एक अंगूठी को पाया जिसे उसने सिद्धांत के हाथ में देखा था। उस अंगूठी को छूते ही वेदिका के हाथ में अजीब सी जलन होने लगी। उसने तुरंत बाजू में रखे हुए एक रुमाल में अंगूठी को बांध लिया। उसने अपने पैर जमीन पर रखे और हॉस्पिटल रूम से बाहर निकल आई। अचानक से उसे अपने सामने एक आदमी नजर आया। उसकी सांसें थम गई। वहीं दूसरी ओर जब दुष्यंत डॉक्टर वीरेंद्र की बात सुनकर अपने एक्सपेरिमेंट रूम में पहुंचा तो उसकी आंखों में एक अलग चमक नजर आ रही थी। कहां है वो? कहां है मेरी मेहनत का नतीजा? मुझे जल्दी उसके पास ले चलो। दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। एक पल के लिए वो भूल गया था कि वो अपने दुश्मन को नहीं मार पाया था। डॉक्टर वीरेंद्र ने उसे तुरंत एक छोटी सी जेल की तरफ ले जाना शुरू किया। जैसे ही उस जेल का दरवाजा खुला तो अंदर जमीन पर एक आदमी लेटा हुआ था। उस आदमी के नाखून भेड़ियों की तरह लंबे हो चुके थे। इतना ही नहीं, बल्कि उसका शरीर लंबा होकर 7 फुट से भी ऊंचा हो गया था। उसे देखते ही दुष्यंत खुशी से फूला नहीं समा रहा था। न जाने कितने प्रयासों के बाद हमारी मेहनत सफल हुई है, डॉक्टर वीरेंद्र ने कहा। मुझे जल्दी से एक डेमो दिखा कि ये कितना ताकतवर है, दुष्यंत ने खुशी से भरी आवाज में कहा। डॉक्टर वीरेंद्र तुरंत उस जानवर जैसे दिख रहे आदमी की तरफ बढ़े और उसे एक लात मारकर उठाने की कोशिश की और अपने कदम पीछे लेकर जेल का दरवाजा बंद कर लिया। अगले ही पल वो म्यूटेंट अपने कदमों पर उठा और दहाड़ते हुए जेल की सलाखों को पकड़ लिया और उन्हें जोरों से हिलाने लगा। कुछ ही देर में उसकी ताकत इतनी बढ़ गई कि उसने लोहे की सलाखों को भी मोड़ दिया। उसकी ताकत देखकर दुष्यंत बहुत ही खुश था, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे की मुस्कान और चमक गायब हो गई, क्योंकि अचानक से उस म्यूटेंट के मुंह से खून बहने लगा। इतना ही नहीं, बल्कि वो तड़पने लगा। तड़पते हुए वो जमीन पर गिर गया। डॉक्टर वीरेंद्र कुछ कर पाते उससे पहले ही उस म्यूटेंट ने अपना दम तोड़ दिया। जैसे ही उस म्यूटेंट ने दम तोड़ा, दुष्यंत को इतना गुस्सा आया कि उसने आजू बाजू रखी सारी चीजों को नीचे जमीन पर गिरा दिया। उसके मुंह से गुस्से से भरी चीख निकल रही थी। तुमने कहा था कि हमारी मेहनत सफल हुई है, फिर ये क्या बकवास है? दुष्यंत ने तुरंत डॉक्टर वीरेंद्र का गला दबाते हुए कहा। डॉक्टर वीरेंद्र का मुंह पूरी तरह नीला पड़ गया था। वो धीमी आवाज में बोले, मैं झूठ नहीं बोल रहा। इस बार मुझे सच में लगा था कि हमने सफलता हासिल कर ली है, लेकिन मैंने जो पहले कहा था मैं दोबारा कहूंगा। इंसानों के खून में इतनी ताकत नहीं कि वो हमारी बनाई हुई दवा को सहन कर सके। हमें कोई ना कोई ऐसी शक्ति ढूंढनी होगी जो हमारी दवा को उनके शरीर में स्टेबल कर दे।
दुष्यंत ने गुस्से में डॉक्टर वीरेंद्र को धक्का देकर जमीन पर गिरा दिया और लंबे लंबे कदम लेकर अपने कमरे में जाकर बैठ गया। उसके मन में हजार ख्याल उठ रहे थे। एक तरफ उसे अपने दुश्मन को मारना था, वहीं दूसरी तरफ वो अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो अपने सर को पकड़कर बैठ गया। मगर तभी अचानक से उसे याद आया कि वो लेबोरेटरी में क्यों गया था। उसे याद आया कि उस लेबोरेटरी में अभी भी वो हजारों साल पुरानी मम्मी रखी हुई है। अगर कोई चीज हजारों साल पुरानी होगी तो उसमें किसी ना किसी तरह की ताकत तो होगी ही। दुष्यंत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो समझ गया कि उसे क्या करना था। वो अपनी जगह से उठा और अपने मकसद को पूरा करने के लिए निकल गया। रात के सन्नाटे में दुष्यंत ने अपने कदम लेबोरेटरी की तरफ बढ़ाए। उसे लेबोरेटरी का मैप अच्छी तरह से याद था, मगर वो जानता था कि पिछली बार चोरी के अटेम्प्ट के बाद उस हजारों साल पुरानी मम्मी को बहुत ही सुरक्षित तरीके से रख दिया गया था। उसने अपने साथियों को इशारा किया। उन सभी के पास स्पेशल ड्रग्स से भरे हुए इंजेक्शंस थे, जिसे लगाते ही कोई भी आदमी चंद पलों में बेहोश हो सकता था। दुष्यंत की नजर लेबोरेटरी के बाहर पहरा दे रहे पुलिस के सिपाहियों पर पड़ी। उसने धीमे से अपने कदम आगे बढ़ाए और पीछे से जाकर एक सिपाही की गर्दन में इंजेक्शन की नीडल घोंप दी। उस सिपाही के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो जमीन पर बेहोश हो गया। दुष्यंत ने अपने बाकी साथियों को इशारा किया और वो सभी अपने अपने मिशन पर लग गए। वहीं दूसरी ओर सिद्धांत के ऊपर एक ऐसी मुसीबत आने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी नहीं सोचा था। वहीं जैसे ही सिद्धांत की आंख खुली तो उसने अपने आप को टेंट में लेटा हुआ पाया। वो हड़बड़ाते हुए बैठ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि रात में जो कुछ भी हुआ था वो एक सपना था या फिर हकीकत। वो टेंट से बाहर निकलकर इस बारे में पता करने ही जा रहा था कि अचानक से उसे टेंट के बाहर बहुत सारी परछाइयां नजर आने लगी। उसने विक्रम को हिलाकर उठाया। विक्रम कुछ कहने वाला था, लेकिन सिद्धांत ने तुरंत उसके मुंह पर उंगली रख दी और उसे शांत रहने का इशारा किया। विक्रम और सिद्धांत ने देखा कि कैसे वो परछाइयां उनके टेंट के इर्द गिर्द घूम रही थीं। सूरज की किरण पड़ते ही सिद्धांत को अचानक से एक परछाई के हाथ में पहना औजार नजर आया। सिद्धांत और विक्रम अपने साथ कोई भी हथियार लेकर नहीं आए थे। उन्होंने इस बारे में सोचा ही नहीं था। ये कौन लोग हैं? अब हम क्या करें? विक्रम ने सिद्धांत से पूछा। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर बोला, अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। दोनों साथ में बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि आखिर मामला क्या है। विक्रम ने उसकी बात सुनकर अपना सर हिलाया और उन दोनों ने एक गहरी सांस लेकर अपने टेंट की जिप खोली। जैसे ही उन दोनों ने बाहर कदम रखा, दोनों की गर्दन पर एक पैना हथियार महसूस हुआ। सिद्धांत जब विक्रम की तरफ मुड़ा तो उसकी आंखों में डर साफ था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत नर्मदापुरम की उस गुफा तक पहुंच पाएगा? क्या था दुष्यंत का अगला कदम? क्या वेदिका अपने पिछले जन्म की सच्चाई जान पाएगी? क्या सिद्धांत दुनिया पर आने वाले खतरे को रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए। जंगल के सन्नाटे में जैसे ही सिद्धांत ने अपने सामने देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि उसके सामने कुछ आदमी खड़े हुए थे। उन सभी के हाथ में पैनी नोक वाले भाले थे, जिनमें से दो की नोक सिद्धांत और विक्रम की गर्दन पर पॉइंटेड थी। उनके चेहरों पर अजीब से निशान बने हुए थे। कपड़ों के नाम पर उन्होंने अपने शरीर के सिर्फ निचले हिस्से को ढका हुआ था। उनके चेहरों पर गुस्सा नजर आ रहा था। सिद्धांत समझ गया था कि ये कोई और नहीं बल्कि उस जंगल में रहने वाले आदिवासी थे। उस गुट में से एक आदमी सामने आया। देखने में वो हट्टा कट्टा और जवान नजर आ रहा था। उसके सिर पर कौड़ियों से बना एक मुकुट था। विक्रम सिद्धांत की तरफ मुड़ा और धीमी आवाज में बोला, ये जंगल में रहने वाले आदिवासी लोग हैं और वो सामने उनका मुखिया। तुम कुछ मत कहना, मुझे इनसे बात करने दो। इतना कहकर विक्रम
उस मुखिया की तरफ मुड़ा। उस मुखिया ने अपनी अलग भाषा में विक्रम से चिल्लाते हुए कोई सवाल पूछा। जैसे ही विक्रम ने अपना मुंह खोलकर उसका जवाब दिया, अचानक से वो सब और अलर्ट हो गए। उनके भाले की नोक सिद्धांत के गर्दन में और तीव्रता से चुभने लगी। तुमने ऐसा क्या कहा जिससे ये इतना नाराज हो गए? सिद्धांत ने धीमी आवाज में विक्रम से पूछा। तब विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मैंने वही बताया जो मैंने उस बूढ़े आदमी को बताया था, मगर वो गुफा इतनी पवित्र है कि कोई भी हमें उसमें जाने देने के लिए तैयार नहीं है। अचानक से उस गुट का सरदार विक्रम की तरफ मुड़ा और तेज आवाज में फिर से कुछ बोला। विक्रम ने उसकी बात ट्रांसलेट करते हुए सिद्धांत को बताया। ये कह रहे हैं कि ये उस गुफा में रहने वाले देवी देवता को पूजते हैं और इसलिए हमें उस गुफा में किसी भी हालत में अंदर नहीं जाने देंगे। इतना ही नहीं, ये हमें धमकी दे रहे हैं कि अगर हम अभी के अभी यहां से वापस नहीं गए तो ये हमें उसी देवता को बलि चढ़ा देंगे। उसकी बात सुनते ही सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और वो उस सरदार की तरफ मुड़ते हुए बोला, देखिए, हमें वहां जाने दीजिए, ये मेरी जिंदगी और मौत का सवाल है। सिद्धांत अपने कदम आगे लेते हुए बोला, लेकिन तभी अचानक से वो सरदार चौंक गया और उसने एक इशारा किया। अचानक से उसके लोग तेज चिल्लाते हुए आवाज निकालने लगे और सिद्धांत और विक्रम के इर्द गिर्द घूमने लगे। मैंने कहा था ना तुमसे कि कुछ मत बोलना, अब तुमने कर दिया ना इनको नाराज। वो सभी अपने भालों को लेकर सिद्धांत और विक्रम की तरफ बढ़ने लगे, लेकिन तभी अचानक से पीछे से एक डाली टूटने की आवाज आई। अगले ही पल उनके सामने एक वयस्क बाघ खड़ा हुआ था। उस बाघ को देखकर वहां पर अफरा तफरी मच गई। वो आदिवासी तुरंत चारों दिशाओं में भाग गए। उस बाघ ने भी अपना समय बर्बाद ना करते हुए अपना खाना ढूंढना शुरू कर दिया। वो बाघ वहां से भाग रहे आदिवासियों के पीछे जाने लगा। विक्रम ने तुरंत सिद्धांत का हाथ थामा और कहा, यही सही मौका है, हम यहां से भाग चलते हैं। एक पल के लिए सिद्धांत भागने के लिए तैयार था, मगर फिर उसे अचानक से एक दर्द भरी आवाज सुनाई दी। उसने देखा कि कैसे वो बाघ एक आदमी को खींचते हुए ले जा रहा था। सिद्धांत अपने आप को रोक नहीं पाया और भागते हुए उसने जमीन से एक भाला उठा लिया। सिद्धांत, तुम क्या कर रहे हो? वापस आओ, हमें यहां से भाग जाना चाहिए। विक्रम चिल्लाता रहा, मगर सिद्धांत ने उसकी एक ना सुनी। सिद्धांत भागते हुए उस बाघ के पास पहुंचा और उसकी गर्दन पर भाले से वार किया। एक दो वार के बाद भी जब कुछ असर नहीं हुआ तो सिद्धांत ने अपने अंदर की पूरी शक्ति इकट्ठा की और दोबारा से उस बाघ पर जोर का वार किया। उस बाघ के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकली और वो जमीन पर लेट गया, मगर वो इतनी आसानी से अपने खाने को नहीं जाने देने वाला था। इसलिए वो दूसरे ही पल अपने पैरों पर खड़ा हो गया और सिद्धांत की तरफ लंबे लंबे कदमों से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वो बाघ अपना पंजा उठाकर सिद्धांत पर वार करने वाला था, अचानक से पीछे से एक छोटा सा तीर हवा में उड़ता हुआ आया और उस बाघ की पीठ में जा लगा। उस तीर में जहर था, जिसके कारण अगले ही पल वो बाघ जमीन पर बेहोश होकर गिर गया। सिद्धांत ने अचंभे से भरी नजरों से उस आदिवासी समूह के सरदार की तरफ देखा। कुछ आदमियों ने जमीन पर पड़े अपने साथी को खड़ा किया। वो सरदार गुस्से भरी नजरों से सिद्धांत की तरफ बढ़ा। सिद्धांत की सांस पहले से ही फूली हुई थी। उसे नहीं पता था कि वो सरदार आखिर क्या करने वाला है। सिद्धांत ने अपने हाथ को कस के मुट्ठी में बांध लिया और वार करने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अगले ही पल वो सरदार सिद्धांत के सामने अपने घुटनों पर सर झुकाकर बैठ गया और अपनी भाषा में कुछ कहने लगा। सिद्धांत ने विक्रम की तरफ इशारा किया। विक्रम ने तुरंत उस सरदार की बातों को ट्रांसलेट करते हुए सिद्धांत को बताया। यह कह रहा है कि तुमने इसके भाई की जान बचाई है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया अदा करने के लिए यह तुम्हें यहां से जिंदा जाने देगा। इतना ही नहीं, यह तुम्हें उस गुफा में जाने से भी नहीं रोकेगा। विक्रम की बात सुनते ही सिद्धांत के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई और उसने अपना सिर हिलाते हुए उस सरदार का शुक्रिया किया। थोड़ी देर में वो आदिवासी समूह वहां से चला गया, लेकिन उनके जाने से पहले विक्रम ने उनसे नर्मदापुरम का रास्ता पूछ लिया था।
इसलिए विक्रम और सिद्धांत ने अपना सामान बांधा और मंजिल के आखिरी रास्ते पर निकल पड़े। एक बार फिर दिन से रात हो गई। वो लोग अब पहाड़ की एक चोटी पर पहुंच गए थे। उन दोनों की थकान उनके चेहरे पर साफ नजर आ रही थी। रास्ते में सिद्धांत और विक्रम को न जाने ऐसी कितनी ही गुफाएं मिली, लेकिन उन सभी को देखकर सिद्धांत समझ गया था कि ये वो गुफा नहीं थी जिसे वो ढूंढ रहा था। कुछ कदम और चलने के बाद अचानक से सिद्धांत का सर भारी होने लगा। उसके कदम आगे नहीं बढ़ पा रहे थे। उसका शरीर पसीने से लथपथ हो गया। उसने विक्रम को रोकते हुए कहा, लगता है हमें थोड़ी देर आराम कर लेना चाहिए। विक्रम ने तुरंत हां में सिर हिलाया और वो दोनों एक नहर के बाजू में जाकर बैठ गए। सिद्धांत ने तुरंत नहर के ठंडे पानी से अपना मुंह धोया। तभी उसे कुछ दूर एक झरने की आवाज सुनाई दी। वो अपने मन में उठ रही जिज्ञासा को रोक नहीं पाया और तुरंत उस झरने की तरफ आगे बढ़ गया। कुछ ही कदम चलने के बाद उसकी नजर पहाड़ से गिर रहे झरने पर भी पड़ी, मगर इस झरने में कुछ अलग था। तेज रफ्तार में पानी गिरने के बावजूद भी सिद्धांत को झरने के पीछे से रोशनी नजर आ रही थी। अचानक से उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं। सिद्धांत तुरंत उस रोशनी की तरफ बढ़ा। उसके पीछे विक्रम भी था। जैसे ही वो उस गुफा के दरवाजे पर पहुंचे तो विक्रम की नजर वहां बने एक पत्थर के शिल्प पर पड़ी। रुक जा सिद्धांत, ये देखो। विक्रम ने तुरंत एक लकड़ी की मदद से उस पत्थर की ड्राइंग पर जमी हुई घास को साफ किया। जैसे ही वो तस्वीर उन दोनों के सामने आई, विक्रम का मुंह खुला का खुला रह गया। उसने अपने करियर में आज तक ऐसा कुछ नहीं देखा था। उस तस्वीर में गुफा के अंदर का नजारा बना हुआ था और नीचे कुछ अक्षर लिखे हुए थे। विक्रम उसके और पास गया और ध्यान से उन अक्षरों को देखने लगा। मुझे इसमें से कुछ ही अक्षर समझ आ रहे हैं, लेकिन इस तस्वीर को देखकर लग रहा है जैसे कि ये गुफा के अंदर जाने के बाद का दृश्य दर्शा रही है। और ये बात सच थी। उस तस्वीर में गुफा के अंदर एक दरवाजा नजर आ रहा था जिससे तीव्र रोशनी निकल रही थी। उसके सामने एक आदमी बना हुआ था जो रोशनी की तरफ बढ़ रहा था। अचानक से सिद्धांत की नजर उस गुफा की दीवार पर पड़ी और उसने विक्रम से वो लकड़ी लेते हुए आगे की दीवार को भी साफ किया। उन्होंने देखा कि दीवार पर बनी हुई तस्वीर आगे भी कंटिन्यू हो रही है, मगर इस बार उस तस्वीर में उस दरवाजे से एक अजीब सा आकार बाहर निकल कर आ रहा था और उस आकार ने सामने खड़े हुए आदमी को पूरी तरह से दबोच लिया था। आखिर में वो तस्वीर दरवाजा बंद होने पर खत्म हो रही थी। विक्रम ने नीचे लिखे शब्दों को पढ़ते हुए कहा, ये गुफा जिंदगी और मौत के बीच का एक द्वार है। इसमें आज तक जो भी गया है वो वापस लौटकर नहीं आया। इसके आगे भी कुछ लिखा हुआ है जो मैं समझ नहीं पा रहा हूं। कोई बात नहीं, मुझे विश्वास है कि ये वही गुफा है जिसके बारे में तुमने उस किताब में पढ़ा था। हम इसकी खोज करते हुए यहां तक आए हैं। तुम यही मेरा बाहर इंतजार करो, मैं अंदर जाकर देखता हूं, सिद्धांत ने कहा और उस गुफा के अंदर पैर रखने लगा। लेकिन तभी विक्रम ने उसका हाथ थाम लिया और चिंता से भरी आवाज में बोला, सिद्धांत, मैं जानता हूं कि तुम अपनी जिंदगी की गुत्थी को सुलझाना चाहते हो, लेकिन मैं चाहकर भी इस बात को इग्नोर नहीं कर सकता कि हमने जहां जहां इस गुफा के बारे में पढ़ा है वहां वहां यही लिखा है कि एक बार जो इसमें गया वो कभी लौटकर वापस नहीं आया। अगर ऐसा तुम्हारे साथ भी हुआ तो मैं क्या करूंगा? सिद्धांत ने विक्रम के कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, लेकिन तुम मेरा साथ सिर्फ यहीं तक दे सकते हो। इसके बाद जो भी होगा वो मेरे नसीब में लिखा होगा। लेकिन अगर मैं कुछ दिन में इस गुफा से वापस नहीं आया तो तुम वेदिका को सब कुछ सच सच बता देना। अगर मैं इस जन्म में भी अपनी गलतियों को सुधार नहीं पाया तो मैं दोबारा उससे मिलूंगा, सिद्धांत ने कहा और विक्रम को कस के गले लगा लिया। उसने अपना बैग उठाया और उस गुफा के अंदर चला गया। विक्रम की चिंता से भरी आंखें उसे देख रही थी।
लेकिन वो अपने दोस्त को चाहकर भी नहीं रोक पाया था। सिद्धांत अपने दोस्त को देखने के लिए हिम्मत रख रहा था, लेकिन जैसे ही उसने उस गुफा में पैर रखा तो उसके शरीर में अजीब सी शक्ति महसूस होने लगी। वो गुफा अंधेरे में डूबी हुई थी। अंदर आने से पहले उजाला लाने के लिए सिद्धांत ने एक लकड़ी में आग जला ली थी। जैसे ही वो थोड़ा और अंदर गया, उसने उस गुफा की दीवारों में बनी हुई तस्वीरों को देखा, मगर उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। बिना किसी देरी के उसने अपने कदम आगे बढ़ाए, मगर जैसे ही उसने अपना अगला कदम आगे रखा, उसके सामने की जमीन नीचे धंस गई और उसके सामने का फ्लोर उबलते हुए लावा से भर गया। सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो उस लावा को पार करके आगे कैसे बढ़ेगा। वहीं बाहर विक्रम अपने आप को रोक नहीं पाया और अपने दोस्त का पीछा करते हुए उस गुफा में अंदर आने के लिए कदम आगे बढ़ाया। मगर तभी उस गुफा से एक तेज हवा का झोंका आया, जिसने विक्रम को तुरंत नीचे बह रहे पानी में धकेल दिया। विक्रम जब पानी से बाहर आया तो उसके चेहरे पर एक अचंभा साफ नजर आ रहा था। अचानक से उसे समझ आ गया कि वो गुफा ऐसे किसी को भी अंदर नहीं आने देगी। अचानक से ऐसा ही हवा का झोंका सिद्धांत से टकराया और उसके पैर लड़खड़ा गए। अगले ही पल वो नीचे उबलते हुए लावा में गिरने लगा। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत उस गुफा से अपने अतीत में पहुंच पाएगा? क्या अतीत में पहुंचना उसके लिए आसान होगा? क्या दुष्यंत उस मम्मी को चुराने में कामयाब होगा? क्या वेदिका को कभी अपनी असलियत का पता चलेगा? क्या राज छुपे थे सिद्धांत की अतीत में जो उसकी जिंदगी को बदलने वाले थे? जानने के लिए सुनते रहिए। दुष्यंत और उसके साथी बड़े ही होशियारी से लेबोरेटरी में एंट्रेंस पाने में कामयाब हो गए थे। कुछ ही देर में दुष्यंत और उसके साथी लेबोरेटरी के उस कमरे के सामने खड़े हुए थे जहां वो मम्मी रखी हुई थी। दुष्यंत ने अपने पॉकेट से एक डिवाइस निकाला और उसे उस कमरे की दीवार पर लगा दिया। अगले ही पल वहां जोर का विस्फोट हुआ, जिसके कारण उस कमरे का दरवाजा टूटकर नीचे गिर गया। दुष्यंत और उसके आदमियों ने तुरंत कमरे में घुसकर मम्मी के कॉफिन को उठा लिया और वहां से भागने लगे। विस्फोट की आवाज सुनकर लेबोरेटरी में मौजूद सारे पुलिस के सिपाही उनकी तरफ भागे, मगर इस बार दुष्यंत अपनी पूरी तैयारी से आया था। उसने उनकी तरफ धुएं से भरे बम फेंके, जिनके कारण उन सभी की आंखें जलने लगी। देखते ही देखते दुष्यंत उस मम्मी को चुराने में कामयाब हो गया। वहीं दूसरी ओर जब वेदिका ने अपने कदम हॉस्पिटल रूम से बाहर रखे तो उसका सामना इंस्पेक्टर रौनक से हुआ। इंस्पेक्टर रौनक वेदिका के होश में आने का इंतजार कर रहा था। उसके मन में भी हजार सवाल उठ रहे थे और वो उन सभी के जवाब चाहता था। वेदिका को बाहर आते हुए देख वो तुरंत अलर्ट हो गया और उसकी तरफ मुड़ते हुए बोला, मेरा नाम इंस्पेक्टर रौनक है। लेबोरेटरी में हुई चोरी की इन्वेस्टिगेशन मैं ही कर रहा हूं। मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। वेदिका उसका जवाब दे पाती, तभी अचानक से इंस्पेक्टर रौनक का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाकर जो कुछ भी सुना, उसे सुनते ही इंस्पेक्टर रौनक की आंखें फटी की फटी रह गईं। ये तुम क्या कह रहे हो? मगर हमने मम्मी को बहुत ही सेफ्टी के साथ रखा हुआ था, वो कैसे चोरी हो गई? मैं अभी वहां आता हूं, इंस्पेक्टर रौनक ने कहा और वहां से जाने लगा। लेकिन तभी वेदिका ने उसे रोकते हुए पूछा, ये आप किसकी बात कर रहे हैं? चोरी? कौन सी चोरी? तब इंस्पेक्टर रौनक ने उससे कहा, कुछ दिन पहले तुम जिस लेबोरेटरी में काम करती हो उसमें चोरी का अटेम्प्ट हुआ था। आज फिर से चोर वहां आए थे और वहां रखी हजारों साल पुरानी मम्मी चुरा कर ले गए। ये बताते हुए भी इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर तेज गुस्सा था। उसकी बात सुनते ही वेदिका के पैरों के नीचे जमीन खिसक गई। वो जानती थी कि उस मम्मी पर रिसर्च करने वाला कोई और नहीं बल्कि सिद्धांत था। उसने तुरंत इंस्पेक्टर रौनक से पूछा, मिस्टर सिद्धांत कहाँ है? सिद्धांत का नाम सुनते ही इंस्पेक्टर रौनक के चेहरे पर काले बादल छा गए और वो बोला, मुझे नहीं पता वो कहाँ है, मैं खुद उसे ढूंढने की कोशिश कर रहा हूं। इतना कहकर वो वहां से चला गया। वेदिका जानती थी कि उसे जल्द से जल्द सिद्धांत को इस बारे में बताना होगा। यही नहीं, उसकी एक खास निशानी वेदिका के पास रह गई थी। वेदिका ने कस के उस अंगूठी को हाथ में थामा
और हॉस्पिटल से जाने लगी। जहां दुष्यंत और वेदिका दोनों ही अपने काम में लगे हुए थे, वहीं सिद्धांत उस गुफा के अंदर उबलते हुए लावा में गिरने से खुद को बचा रहा था। उसका हाथ फिसलते ही जा रहा था। सिद्धांत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो क्या करे। अचानक से उस गुफा का माहौल बदल गया। अगले ही पल सिद्धांत के कान में एक आवाज गूंज उठी। क्या तुम इतने कमजोर हो? यह तो एक छोटी सी परीक्षा थी। क्या तुम इसे भी पार नहीं कर सकते? अपने मन में झांक कर देखो। इस दुविधा से निकलने का समाधान तुम्हारे पास है। इस आवाज को सुनकर सिद्धांत अचानक से हड़बड़ा गया और उसकी ग्रिप और छूट गई। वो उस उबलती हुई खाई के और करीब पहुंच गया। कौन हो तुम? इस गुफा में क्या कर रहे हो? मुझे मेरे अतीत में जाने का रास्ता बताओ। लेकिन उस आवाज ने सिद्धांत का जवाब नहीं दिया। सिद्धांत जानता था कि उसे सोच समझकर काम करना होगा, इसलिए उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उस अंगूठी के मिलने के बाद वो कोई मामूली इंसान नहीं रह गया था। खासकर कल रात मिली शक्ति उसे अभी भी अपने शरीर में महसूस हो रही थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और चट्टान से निकल रहे पत्थरों को पकड़ते हुए ऊपर जाने लगा। अचानक से उसकी नजर कुछ दूर बने लोहे की कील के आकार की तरफ गई। जैसे ही वो उस लोहे की कील के पास पहुंचा, उसने उसे जोर से खींच दिया। अगले ही पल सिद्धांत के पैरों के नीचे एक ब्रिज खुल गया। सिद्धांत ने बड़े ही ध्यान से उस ब्रिज पर अपना कदम रखा। वो ब्रिज चट्टानों के दो हिस्सों को जोड़ रहा था। उस ब्रिज की रस्सी को पकड़ते हुए सिद्धांत गुफा में आगे बढ़ने लगा। वहीं दूसरी तरफ जैसे ही दुष्यंत उस हजारों साल पुरानी मम्मी को लेकर अपने अड्डे पर पहुंचा, उसके दो आदमी उसका इंतजार कर रहे थे। वो आगे आते हुए बोले, बॉस, हमें अभी अभी मालूम चला है कि सिद्धांत अपने दोस्त विक्रम के साथ साउथ इंडिया के किसी गांव में कुछ ढूंढने के लिए गया है। वो लड़की वेदिका भी उसे ढूंढने का प्रयास कर रही है। वेदिका और सिद्धांत का नाम सुनते दुष्यंत का खून खौल उठा। उसने तुरंत अपने आदमियों से उस मम्मी को सुरक्षित रखने को कहा और अपने कमरे में आगे का प्लान बनाने के लिए चला गया। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे सिद्धांत गुफा में बढ़ते जा रहा था, वैसे वैसे ही उसे कम दिखाई देना शुरू हो रहा था। सिद्धांत अब अपने हर एक कदम को फूंक फूंक कर रख रहा था, क्योंकि उसे मालूम नहीं था कि अगले पल क्या हो। अचानक से उसके सामने एक तीव्र रोशनी नजर आई। उसके सामने एक विशालकाय दरवाजा बना हुआ था। दरवाजे को देखने में लग रहा था कि जैसे किसी इंसान ने उसे बनाया हो, लेकिन सिद्धांत अच्छे से जानता था कि इस गुफा में इतनी अंदर इस तरह का दरवाजा बनाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन था। सिद्धांत ने अपने कदम आगे बढ़ाए और तुरंत उस दरवाजे को टच किया, मगर टच करते ही उस दरवाजे से एक भयंकर शक्ति निकली, जिसके कारण सिद्धांत जाकर दूर जमीन पर गिर गया। सिद्धांत अपने कदमों पर खड़ा हुआ और दोबारा से उस दरवाजे की तरफ अपनी पूरी ताकत से बढ़ा। उसने दरवाजा को धक्का दिया, लेकिन फिर से वो दूर जाकर दीवार से टकरा गया। अगले ही पल उस दरवाजे के आजू बाजू काले रंग का धुआं उठने लगा। देखते ही देखते उस धुएं ने एक आदमी का रूप ले लिया, मगर वो आदमी कद में 7 फीट लंबा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो वो लाल आंखों से सिद्धांत की तरफ गुस्से से भरी नजरों से देखने लगा और अपनी भारी आवाज में बोला, किस मूर्ख ने इस गुफा में आने का प्रयास किया है? मैं इस गुफा का रक्षक हूं। तुम इतनी आसानी से समय के उस पार नहीं जा सकते। उसके लिए पहले तुम्हें मुझे हराना होगा। इतना कहकर उसने सिद्धांत को कुछ भी सोचने या समझने का समय नहीं दिया और उसकी तरफ हवा के रूप में आकर एक जोर का वार किया। सिद्धांत के कदम लड़खड़ाने लगे और वो उस वार के कारण इतनी दूर जाकर गिरा कि वो दोबारा से उस उबलती हुई खाई में गिरने वाला था। उसने तुरंत एक दीवार को पकड़ लिया और अपने आप को गिरने से बचाया। ये देखते हुए वो शक्ति और गुस्सा हो गई और सिद्धांत की तरफ अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे बढ़ी। जैसे ही दुष्यंत को मालूम चला कि सिद्धांत किसी चीज को ढूंढने के लिए भारत के दूसरे छोर में गया था, उसने भी समय नहीं लगाया और सिद्धांत का पीछा करने के लिए निकल गया। मगर उसके लिए उसे एक और काम करना था। दुष्यंत ने अपनी कार के एक्सेलरेटर पर कदम रखा
और अपनी स्पीड बढ़ा ली। वहीं दूसरी ओर वेदिका जब लेबोरेटरी पहुंची तो उसका सामना मिस्टर मिश्रा से हुआ, जो वहां पर मम्मी की चोरी के बाद बहुत ही चिंतित नजर आ रहे थे। जब उसने उनसे सिद्धांत और विक्रम के बारे में पूछा तो उन्होंने उसे बताया कि वो दोनों किसी रिसर्च के लिए नर्मदापुरम गांव गए हैं। वेदिका तुरंत अपनी तबीयत का बहाना बनाकर वहां से निकल गई और सिद्धांत को ढूंढने के मकसद पर निकल गई। वो सिद्धांत तक जल्द से जल्द पहुंचना चाहती थी। इसकी वजह सिर्फ वो मम्मी या अंगूठी नहीं थी, बल्कि उसके मन में उठ रहे भाव भी थे। जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो सिद्धांत को पहले से जानती है। उसके मन में कुछ सवाल उठ रहे थे जिसका जवाब वो जल्द से जल्द चाहती थी। जैसे ही बस पकड़कर वो वात्सल्य पहुंची तो उसे मालूम चला कि नर्मदापुरम जाने के लिए उसे एक घने जंगल से गुजरना होगा। वेदिका ने आज तक ऐसा कुछ भी नहीं किया था। वो बहुत डरी हुई थी, मगर उसका मन तुरंत सिद्धांत को ढूंढने के लिए कह रहा था। वो दृढ़ निश्चय के साथ उस जंगल में निकल गई। धीरे धीरे शाम का वक्त हो रहा था। वेदिका की दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही थी। जंगल में चलते हुए अचानक से उसे अपने पीछे कदमों की आवाज सुनाई देने लगी। वेदिका ने अपनी स्पीड और तेज कर ली और हाथ में ली हुई लकड़ी को कस के पकड़ लिया। उसे मालूम था कि इस जंगल में कई जंगली जानवर हैं, मगर वो अपने काम के लिए पहले भी इस तरह की रिसर्च पर आ चुकी है। वो जानती थी कि उसे जल्द से जल्द अपने लिए एक सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। अचानक से उन कदमों की आवाज तेज हो गई। वेदिका भागने लगी। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कोई भी नजर नहीं आया, मगर उसका दिल कह रहा था कि उसे जल्द ही सिद्धांत के पास पहुंचना होगा। अचानक से उसका पैर एक पत्थर पर पड़ा और वो जमीन पर गिर गई। उसके मुंह से अचंभे से भरी चीख निकल आई। अगले ही पल उसके सामने एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसे देखकर वेदिका का मुंह डर से सफेद हो गया। आखिर तुम मेरे सामने आ ही गई। मैं उस दिन तुम्हें हॉस्पिटल में तो नहीं मार पाया, लेकिन आज मैं तुम्हें तुम्हारी मोहब्बत के सामने ही मारूंगा। दुष्यंत ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा। मोहब्बत का नाम सुनते ही वेदिका चौंक गई। वो वेदिका का पीछा कर रहा था। वो जानता था कि अगर उसे सिद्धांत को उसके घुटनों पर लाना है तो इसके लिए इस जन्म में भी उसे वेदिका का इस्तेमाल करना होगा। वेदिका ने वहां से भागने की कोशिश की, मगर अगले ही पल दुष्यंत ने उसे पीछे से पकड़ लिया और उसके हाथ रस्सी से बांध दिए। अब तुम चुपचाप मेरे साथ चलो। आज हम तुम्हारे सिद्धांत को ढूंढकर उसका खेल खत्म कर देंगे, दुष्यंत ने कहा। मगर तुम कौन हो और ऐसा क्यों करना चाहते हो? तुम सिद्धांत का पीछा क्यों कर रहे हो? वेदिका ने अपने मन में उठ रहे सवाल पूछे, मगर दुष्यंत ने मुस्कुराहट के साथ सिर्फ एक ही जवाब दिया। तुम्हें भले ही कुछ याद ना हो, लेकिन मुझे सब कुछ याद है। पिछली बार की तरह मैं इस बार भी तुम दोनों को एक नहीं होने दूंगा। उसकी बातें वेदिका को समझ नहीं आ रही थी। उसके चेहरे पर एक शिकन आ गई। दुष्यंत ने कहा और वेदिका के सिर पर एक जोर का वार किया। अगले ही पल वेदिका बेहोश हो गई। वहीं दूसरी तरफ गुफा में सिद्धांत अपनी जिंदगी के लिए लड़ रहा था। वो जादुई शक्ति उस पर भारी पड़ रही थी। सिद्धांत की सांस फूल रही थी। वो जानता था कि अगर उसे अपने अतीत तक पहुंचना है तो उसे इस काली शक्ति को मात देनी ही होगी। सिद्धांत ने अपनी आंखें बंद की और उसके शरीर में बह रही शक्ति का आवाहन किया। अगले ही पल उसके हाथ में एक चमकती हुई तलवार आ गई। वो तलवार वही तलवार थी जो कल रात को उसके शरीर में समा गई थी। सिद्धांत को तलवार चलाना नहीं आता था, मगर अचानक से उसे तलवारबाजी के सारे मूव्स याद आ गए। उसने तुरंत उस तलवार को हवा में घुमाया और उस काली शक्ति पर वार करना शुरू कर दिया। जैसे ही उसने पहला वार किया, वो काली शक्ति चौंक गई और कमजोर पड़ गई। सिद्धांत रुका नहीं, वो अपना वार करता रहा। आखिर में उसने उस काली शक्ति के बीचों बीच चमक रही रोशनी पर अपनी तलवार की नोक से वार किया। अचानक से उस गुफा में तेज उजाला छा गया। सिद्धांत नीचे जमीन पर पड़ा हुआ था, मगर वो काली शक्ति कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। वहीं दूसरी तरफ जब वेदिका की आंख खुली तो उसने देखा कि दुष्यंत उसके बाजू में पेड़ से टिककर सो रहा था। उसने बड़ी ही चालाकी से अपने कदमों पर खड़े होने की कोशिश की। दोनों हाथ बंधे होने के कारण
उसे ऐसा करने में बहुत मुश्किल हुई, मगर उसने हार नहीं मानी। एक पेड़ का सहारा लेकर वेदिका अपने कदमों पर खड़ी हो गई। उसने एक आखिरी बार दुष्यंत को देखा और वहां से भागने लगी, मगर तभी उसके पैरों के नीचे एक डंडी आ गई, जिसके टूटने के कारण एक जोर की आवाज उस सन्नाटे से भरे जंगल में छा गई। अगले ही पल दुष्यंत की नींद खुल गई। वेदिका को भागते हुए देख वो तुरंत अपने कदमों पर खड़ा हो गया। वेदिका ने एक आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा और भागने लगी। दुष्यंत उसे पकड़ने ही वाला था, लेकिन जंगल में जमीन गीली होने के कारण अचानक से वेदिका का पैर नीचे फिसल गया और वो एक तेज चीख के साथ नीचे खाई में गिर गई। जैसे ही सिद्धांत उस दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ा, उसके कान में एक जोर की चीख सुनाई दी। वो चीख बहुत ही जानी पहचानी लग रही थी। वो तुरंत समझ गया कि वो कोई और नहीं बल्कि वेदिका है। सिद्धांत ने गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, मगर अगले ही पल वो दरवाजा अपने आप खुल गया और उससे एक तीव्र ऊर्जा निकलने लगी। सिद्धांत वेदिका को बचाने के लिए गुफा से बाहर भागने की कोशिश करने लगा, मगर अगले ही पल उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत सच में अपने अतीत में जाने में कामयाब हो गया था? क्या वो अपने अतीत की गलतियों को सुधार पाएगा? क्या वो वेदिका को बचा पाएगा? क्या दुष्यंत सिद्धांत को ढूंढ लेगा? क्या वेदिका सही सलामत थी? जानने के लिए सुनते रहिए। जिंदगी के खेल न्यारे हैं। सिद्धांत जिसको बचाने के लिए अपने अतीत में जा रहा था, उसकी ही आवाज उसे बाहर भी सुनाई दी थी। सिद्धांत ने जब आंखें खोली तो वो अभी भी उसी गुफा में था। उसने अपने लड़खड़ाते हुए कदमों पर खड़े होते हुए दोबारा से उस गुफा से बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन कोई शक्ति उसको रोक रही थी। उसे विश्वास था कि उसे अभी अभी वेदिका की आवाज ही सुनाई दी थी। वो जानता था कि वो खतरे में है, लेकिन वो चाहकर भी उसे बचा नहीं पा रहा था। उसने एक आखिरी बार कोशिश की, मगर इस बार उसके पीछे खुले हुए दरवाजे से अचानक से एक ऊर्जा निकलने लगी और उसने एक लंबे हाथ का आकार ले लिया। उस हाथ ने सिद्धांत को कस के पकड़ लिया और उस दरवाजे के अंदर खींचने लगा। अगले ही पल सिद्धांत के आजू बाजू का माहौल एक तेज उजाले से भर गया और उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी गड्ढे में गिरता जा रहा हो, मगर उस गड्ढे का कोई अंत ना हो। उसके मुंह से अचंभे से भरी एक आवाज निकली। न जाने कितनी देर वो इसी अवस्था में रहा, मगर फिर अचानक से वो धड़ाम से नीचे जमीन पर गिर गया। सबसे पहले उसके कानों में लोहे से लोहा टकराने की आवाज गूंजी। गहरी सांस के साथ जैसे ही उसने अपनी आंखें खोली, अचंभे के कारण सिद्धांत का मुंह खुला का खुला रह गया। उस मैदान में बहुत से लोग एक दूसरे से लड़ रहे थे। उन सभी के हाथ में पैनी तलवार थी और उन्होंने बड़े ही अजीब से कपड़े पहने हुए थे। उनके सीने पर कवच थे और चेहरे पर मास्क। सिद्धांत तुरंत अपने कदमों पर खड़ा हो गया और इधर उधर देखने लगा। जब उसने गुफा में कदम रखा था तो रात का समय था। उसे अच्छे से मालूम था कि इतना समय नहीं बीता होगा कि अचानक से दिन हो जाए। सिद्धांत के हाथ पैर कांपने लगे, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि आखिर हुआ क्या है। उस किताब में लिखी हुई पुराण कथा कोई मिथ नहीं थी, बल्कि वो पूर्ण तरह सच बात थी। सिद्धांत सच में अपने अतीत में आ गया था। उसने चारों तरफ अपनी नजर घुमाई और देखा कि वो एक बड़े से मैदान के बीचों बीच खड़ा हुआ है। ऐसा मैदान जहां पर दो गुटों के बीच में लड़ाई चल रही है। वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अचानक से एक आदमी उसके सामने अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। सिद्धांत की आंखें शौक से बड़ी हो गईं। उसे तलवारबाजी नहीं आती थी। उस आदमी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। वो सिद्धांत की तरफ आगे बढ़ते हुए बोला, मैं इस बार तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुमने हमारे पूरे राज्य को बर्बाद कर दिया है। इस बार तुम्हारी जान मेरी है। इतना कहकर उस आदमी ने अपनी तलवार हवा में उठाई और सिद्धांत पर वार करने लगा। सिद्धांत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसका दिमाग अभी यही नहीं समझ पाया था कि आखिर वो कहां था और यहां आते के साथ उस पर हमला क्यों होने लगा था। जैसे ही उस दुश्मन की तलवार सिद्धांत को छूने वाली थी,
अचानक से पीछे से एक आदमी घोड़े पर दौड़ते हुए आया और उसने सिद्धांत को धक्का देकर नीचे जमीन पर गिरा दिया और खुद उस दुश्मन से दो दो हाथ करने लगा। जमीन पर गिरते ही सिद्धांत होश में आया। सिद्धांत जानता था कि उस रणभूमि में रहना उसके लिए बहुत ही खतरनाक है, इसलिए उसने बिना कुछ सोचे समझे उस रणभूमि से भागना शुरू कर दिया। जैसे ही वहां मौजूद लोगों ने उसे भागते हुए देखा, वो चिल्लाते हुए बोले, देखो वो भाग रहा है, उसे जाने मत दो, आज हम इसकी जान लेकर ही रहेंगे। इतना कहकर उस रणभूमि का एक गुट सिद्धांत के पीछे भागने लगा। सिद्धांत के माथे से पसीना बह रहा था और भागने के कारण उसकी सांस भी फूल चुकी थी, मगर उसने अपने कदम नहीं रोके और अपनी पूरी रफ्तार के साथ आगे भागने लगा। कुछ ही दूर एक जंगल नजर आ रहा था। सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम उस जंगल की तरफ बढ़ाए। वो नहीं जानता था कि आखिर वो लोग कौन थे और उसकी जान के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़े हुए थे। उसने भागते हुए पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि एक कवचधारी आदमी उसके बहुत करीब पहुंच गया था। उस आदमी ने सिद्धांत पर दो छोटी छोटी पैनी चाकू को फेंक कर वार किया। सिद्धांत झुककर एक चाकू से तो बच गया, लेकिन दूसरी चाकू उसके कंधे को छूकर नीचे जमीन पर गिर गई। चाकू लगते ही सिद्धांत का संतुलन बिगड़ गया और वो नीचे जमीन पर गिर गया। उसके पीछे भाग रहा आदमी अब उसके सामने खड़ा हुआ था। उस आदमी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान थी। वो सिद्धांत की गर्दन पर अपनी तलवार की नोक रखते हुए बोला, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने बड़े डरपोक निकलोगे। मैंने तो सुना था कि तुम अगर युद्ध पर निकलते हो तो कभी भी उसे खत्म किए बिना नहीं जाते, मगर आज तुम किसी भीगी बिल्ली की तरह हमसे डरकर भागने की कोशिश कर रहे थे। इस बात के चर्चे पूरे देश में जरूर होंगे। मैं तुम्हें सबके सामने मारना चाहता था, लेकिन लगता है तुम्हारी मौत इसी तरह लिखी है, उस आदमी ने कहा और अपनी तलवार को हवा में उठाकर सिद्धांत पर वार करने के लिए तैयार हो गया। सिद्धांत की आंखें डर के कारण बंद हो गई। वो उठकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन अचानक से उसका शरीर काम नहीं कर रहा था। मगर कुछ पल बीत जाने के बाद भी उसे अपने ऊपर तलवार का वार महसूस नहीं हुआ। अचानक से उसे अपने बाजू में कुछ गिरने की आवाज आई। अब उसने आंख खोलकर देखा तो पाया कि जो आदमी उसे मारने की कोशिश कर रहा था वो अब जमीन पर पड़ा हुआ है। सिद्धांत ने गहरी सांस ली। तभी उसे अपने सामने एक और परछाई महसूस हुई। जब उसने आंख उठाकर देखा तो अपने सामने एक भारी भरकम इंसान को पाया। वो इंसान उसकी तरफ बड़े ही संशय से भरी नजरों से देख रहा था। वो बोला, ये तुम क्या कर रहे थे? मैंने कभी तुम्हें इस तरह से डर कर भागते हुए नहीं देखा। अगर मैं सही समय पर नहीं आता तो आज अनर्थ हो जाता। उस आदमी ने बोला और सिद्धांत को अपना हाथ दिया। जब सिद्धांत ने कुछ देर बाद भी उसका हाथ पकड़कर उठने की कोशिश नहीं की तो वो आदमी नीचे झुका और गुस्से भरी आवाज में बोला, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? फिर तुम इस तरह क्यों बर्ताव कर रहे हो आर्यन? तुम्हारा भाला कहाँ है? जैसे ही सिद्धांत ने आर्यन का नाम सुना, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। अचानक से उसके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान आ गई। वो सही समझ रहा था, वो अतीत में आने में कामयाब हो गया था। मगर अगले ही पल सिद्धांत की सांस उसके गले में अटक गई, क्योंकि उसके सामने खड़ा व्यक्ति उसे आर्यन समझ रहा था, मगर असली आर्यन था कहां? सिद्धांत तुरंत अपने पैरों पर खड़ा हो गया। वो उस व्यक्ति को और कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। सिद्धांत ने तुरंत अपने कपड़े झाड़े और उस आदमी की तरफ देखते हुए बोला, मुझे माफ करना, मेरी तलवार न जाने कहां मैदान में गिर गई थी, इसलिए मुझे वहां से भागना पड़ा। सिद्धांत समझ गया था कि उसे आर्यन की तरह बर्ताव करना होगा ताकि किसी को भी उस पर डाउट ना हो। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गईं, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी कौन था। यहां तक कि उसे यह भी नहीं पता था कि आर्यन स्वभाव में कैसा था और वो इस परिस्थिति में क्या कहता। अपनी सांस थामकर वो सामने खड़े व्यक्ति के जवाब का इंतजार करने लगा, मगर वो आदमी कुछ कह पाता उससे पहले ही पीछे से और दुश्मनों की आवाज सुनाई देने लगी। वो आदमी तुरंत सिद्धांत की तरफ मुड़ते हुए बोला, मुझे नहीं पता कि तुम्हें क्या हुआ है, लेकिन अभी हमारे पास समय नहीं है, हमें तुरंत यहां से भागना होगा। इतना कहकर वो जंगल के पेड़ों के बीच से भागने लगा। सिद्धांत जानता था कि अगर उसे आर्यन से मिलना है
तो उसे इस आदमी का पीछा करना होगा। इसलिए उसने अपने कपड़े साफ किए और उस आदमी का पीछा करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में सिद्धांत और आर्यन का दोस्त एक जगह पर आकर रुक गए। सिद्धांत ने यहां वहां देखा और पाया कि एक चट्टान के नीचे 7-8 टेंट लगे हुए हैं। उसके कदम तुरंत रुक गए। उसके मन में ख्याल आया कि अगर आर्यन उन टेंट में था तो दो एक जैसे दिखने वाले लोगों को देखकर बाकी सभी चौंक जाएंगे। वो आर्यन को सच बताने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि वो बाकियों को कैसे समझाएगा। मगर उसे कुछ और सोचने का मौका नहीं मिला, क्योंकि उस आदमी ने सिद्धांत का हाथ थामा और उसे उन टेंट्स की तरफ खींचने लगा। कुछ ही देर में सिद्धांत और वो आदमी टेंट के बाहर खड़े हुए थे। मगर तभी सिद्धांत को रियलाइज हुआ कि सारे टेंट खाली पड़े हैं। वो उस आदमी से पूछने ही वाला था कि ऐसा क्यों था कि अचानक से उसे अपने पीछे से घोड़े के कदमों की आवाज आई। उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी तरफ 20 घोड़े पर बैठकर लोग आ रहे थे। उन सभी के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। जैसे ही वो सब सिद्धांत के सामने आकर रुके, उनमें से एक आदमी आगे आया और तुरंत सिद्धांत को एक जोर का मुक्का मारा। सिद्धांत हड़बड़ाते हुए नीचे जमीन पर गिर गया। वहां मौजूद बाकी सभी का मुंह अचंभे से खुला रह गया। जो आदमी उसे यहां तक लाया था वो आगे बढ़ते हुए बोला, अरे नितिन, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम जानते हो ना आर्यन पर हाथ उठाने का नतीजा। मगर नितिन को उसकी बात का कोई असर नहीं पड़ा और वो गुस्से से आग बबूला होते हुए बोला, हमने आज तक किसी भी लड़ाई को इस तरह से नहीं छोड़ा है। इस आर्यन के भागने के कारण हमें भी रणभूमि से चूहे की तरह भागना पड़ा। तुम जानते हो मिहिर, अब पूरे देश में हमारी थू थू हो जाएगी। मिहिर, जिसने सिद्धांत की जान बचाई थी, वो आगे बढ़ते हुए बोला, मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूं, मगर भूलो मत कि आर्यन हमारे समूह का सरदार है। तुम इस तरह से अपने सरदार पर हाथ नहीं उठा सकते। मगर नितिन इतने गुस्से में था कि वो वहां से सिद्धांत की तरफ एक आखिरी बार गुस्से में देखकर पैर पटकते हुए चला गया। सिद्धांत को समझ आ गया था कि आखिर हुआ क्या था। जब वो असलियत से अतीत में आया तो आर्यन और कोई दुश्मन समूह एक दूसरे से युद्ध में थे, लेकिन उसे अभी भी ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर आर्यन गया कहां था। लेकिन एक बात पक्की थी कि जब तक आर्यन वहां नहीं था, सिद्धांत को आर्यन होने की एक्टिंग करनी थी, नहीं तो उसका सच पकड़ा जाता। मिहिर ने सिद्धांत को जमीन से उठाया और बोला, तुम तो जानते हो कि नितिन कैसा है, थोड़ी थोड़ी देर में अपना आपा खो बैठता है। तुम उसे माफ कर दो। पिछली बार की तरह इस बार मैं नहीं चाहता कि तुम अपने ही समूह के किसी साथी को मौत के घाट उतार दो। मिहिर की बात सुनते ही सिद्धांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि आर्यन ऐसा कुछ कर सकता था, मगर धीरे धीरे उसे आर्यन के बारे में पता चल रहा था। यह तो बस शुरुआत थी, जल्द ही उसे आर्यन का पूरा सच पता चल जाएगा। सिद्धांत ने अपना सिर हां में हिलाया और बोला, मुझे थकान महसूस हो रही है, मैं तुम सबसे बाद में मिलता हूं। इतना कहकर वो एक टेंट के अंदर चला गया। उसे मालूम भी नहीं था कि वो टेंट उसका है कि नहीं, लेकिन क्योंकि वो टेंट बाकियों से सबसे बड़ा था, इसलिए उसने सोचा कि वो समूह के सरदार का टेंट होगा। सिद्धांत अभी सब कुछ एक अंदाजे पर कर रहा था। टेंट में जाते ही वो बिस्तर पर बैठ गया और सोचने लगा कि कैसे उसे आर्यन को जल्द से जल्द ढूंढना होगा, नहीं तो वो अतीत की गलतियों को कभी नहीं सुधार पाएगा। अचानक से टेंट के बाहर एक आवाज आई। सिद्धांत तुरंत उठकर टेंट से बाहर गया, मगर अगले ही पल उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई, क्योंकि सामने कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत खड़ा था। क्या होगा आगे? क्या सिद्धांत आर्यन से मिलकर उसको सच बता पाएगा? क्या आर्यन उसकी बात मान जाएगा? आखिर दुष्यंत अतीत में कैसे पहुंच गया था? क्या सिद्धांत अपने अतीत में की हुई गलतियों को सुधार पाएगा या उसका सच पकड़ा जाएगा? क्या वो अतीत में पहुंचकर अपने आप पर आने वाले खतरों को रोक पाएगा? क्या हुआ था वेदिका के साथ? जानने के लिए सुनते रहिए। वो कहते हैं ना कि सबकी जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उन्हें समझ नहीं आता कि वो क्या करें। ऐसा ही कुछ सिद्धांत के साथ हो रहा था। उसके सामने वही इंसान खड़ा हुआ था जिसने ना सिर्फ उस पर इस जन्म में वार करने की कोशिश की थी, बल्कि
पिछले जन्म में भी कुछ ऐसा ही किया था, जिसके कारण उसे अपने ही प्यार को मारना पड़ा था। दुष्यंत को अपने सामने खड़े देख सिद्धांत के अंदर उबल रहा गुस्सा और तीव्र हो गया। अचानक से उसकी आंखों के सामने वो दृश्य चलने लगा जब दुष्यंत ने वेदिका पर गन पॉइंट कर रखी थी। सिद्धांत लंबे कदमों के साथ दुष्यंत के करीब जाने लगा। उसके चेहरे पर बदले की भावना साफ नजर आ रही थी। वह दुष्यंत को एक मुक्का मारने वाला था कि तभी पीछे से मिहिर की आवाज सुनाई दी। अरे जयंत भैया, आप कहां गए थे? हम रामगढ़ से लड़ाई में आपका इंतजार कर रहे थे। जैसे ही सिद्धांत ने सुना कि उसके सामने जो आदमी खड़ा था वो दुष्यंत नहीं बल्कि जयंत था, सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। वो जयंत को पहचान गया था। जयंत कोई और नहीं बल्कि दुष्यंत का अतीत का रूप था। वो नहीं चाहता था कि फालतू में कोई सीन हो और उसकी असलियत सबके सामने आ जाए। अभी भी उसे आर्यन से मिलना बाकी था। जयंत मिहिर की तरफ मुड़ा और बोला, मैंने बताया था ना कि मैं कुछ जरूरी काम से दूसरे राज्य जा रहा हूं। क्या आर्यन ने तुम सभी को इस बारे में नहीं बताया? जयंत की पहली नजर फाइनली सिद्धांत पर पड़ी। सिद्धांत की सांसें एक बार फिर से तेज हो गईं। अचानक से उसे समझ आया कि सभी उसके जवाब का इंतजार कर रहे हैं। वो तुरंत बोला, मैं इन्हें बताना भूल गया था। इतना कहकर उसने अपने कदम टेंट की तरफ मोड़ लिए। रुक जा! उसे अगले ही पल जयंत की आवाज सुनाई दी। जयंत लंबे कदम लेकर उसके पास आया और गिद्ध जैसी तेज नजरों से उसे देखने लगा। वो बोला, तुम कैसे भूल सकते हो? मैं तुम्हें बताकर गया था। मैं जितना तुम्हें जानता हूं, तुम इस तरह की बातें कभी नहीं भूलते। जयंत ने उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा। सिद्धांत का गला सूख रहा था, मगर अभी तक उसे बातों से जितना भी मालूम चला था उससे साफ था कि आर्यन किसी से डरता नहीं था। इसलिए सिद्धांत ने अपना सीना चौड़ा किया और अपना गुस्सा काबू करते हुए वो दांत पीसते हुए बोला, मैं अगर भूल गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, अब मुझे आराम करने दो। इतना कहकर उसने एक पल भी बर्बाद नहीं किया और तुरंत टेंट के अंदर चला गया। मगर अंदर ही अंदर एक डर उसे सताए जा रहा था। आखिर असली आर्यन था कहां? और अगर वो उन सभी के सामने आ गया तो सिद्धांत कैसे अपने आप को बचाएगा? मगर सिद्धांत एक बात से अनजान था कि जयंत की संशय से भरी नजरें अभी भी उसे फॉलो कर रही थी। टेंट में बैठकर वो इस बारे में सोचने लगा। देखते ही देखते शाम हो गई। उसे अपने टेंट के बाहर एक आवाज आई और मिहिर बोला, आर्यन, खाने का समय हो गया है, बाहर आ जाओ। सिद्धांत ने गहरी सांस ली और वो बाहर कदम रखने ही वाला था कि अचानक से उसे मिहिर के अचंभे से भरी आवाज सुनाई दी। अरे आर्यन, तुम यहां कैसे? मुझे तो लगा था कि तुम अपने टेंट में आराम कर रहे हो। यह सुनते ही सिद्धांत अपनी जगह पर फ्रीज हो गया। उसने तुरंत टेंट के एक छेद से बाहर देखा। एक पल के लिए उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। पिछली बार की तरह इस बार भी उसे ऐसा ही लग रहा था कि मानो वो एक शीशे में देख रहा हो, क्योंकि उसके सामने उसका जीता जागता प्रतिबिंब खड़ा हुआ था। सिद्धांत जानता था कि उसकी सच्चाई सामने आने वाली थी। वो उस टेंट से भागने के लिए पूरी तरह से तैयार था, मगर तभी उसे अपनी ही आवाज सुनाई दी। लेकिन वो आवाज उसकी नहीं बल्कि उसके अतीत के स्वरूप आर्यन की थी, जो बोला, मैं तो तुम सभी के लिए शिकार करने गया था, ये लो आज की दावत के लिए। आर्यन ने कहा और अपने हाथ में लिए हुए गोश्त को मिहिर को थमा दिया। सिद्धांत टेंट में छुपकर आर्यन के अकेले होने का इंतजार करने लगा। कुछ ही देर में आर्यन और उसके गुट ने अपनी दावत खत्म की। सिद्धांत को लगा कि यही सही मौका है, वो आर्यन से जाकर बात कर सकता है। जैसे ही वो टेंट में से छिपकर निकलने वाला था कि तभी अचानक से जयंत आर्यन के पास पहुंचा और उसके कान में कुछ बोलने लगा। सिद्धांत के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसे लग रहा था कि शायद जयंत उससे आज के युद्ध के बारे में कुछ पूछेगा। लेकिन तभी उसने देखा कि कैसे आर्यन के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो अभी भी अपने ही हम शक्ल को देखकर थोड़ा सा घबराया हुआ था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसकी जिंदगी में एक ऐसा दिन आएगा जब वो अपने अतीत के स्वरूप को सामने से देखेगा। आर्यन अपनी जगह पर खड़ा हुआ और तुरंत अपने बाकी साथियों को देखते हुए बोला, तुम सभी तैयार हो जाओ,
मुझे अभी अभी भैया ने नगर के दूसरी तरफ हो रही एक प्रतियोगिता के बारे में बताया है। तुम लोग तो जानते ही हो, प्रतियोगिता का नाम सुनते ही मेरा खून उबलने लगता है। चलो मैं तुम सभी को अपनी ताकत का एक और प्रदर्शन देता हूं। इतना कहकर आर्यन अपने घोड़े पर बैठा और उसके बाकी साथियों के साथ वहां से निकल गया। जयंत भी अपने घोड़े पर चढ़ा। सिद्धांत फाइनली टेंट से बाहर आने ही वाला था कि अचानक से जयंत अपनी जगह पर रुक गया। सिद्धांत दौड़कर एक बड़ी सी टेबल के पीछे जाकर छिप गया। जयंत ने तुरंत पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखें मानो किसी को ढूंढ रही थी, मगर अपने अड्डे को पूरी तरह खाली पाकर उसने आर्यन का पीछा करना शुरू कर दिया। सिद्धांत ने अपने कदमों पर खड़े होकर के चैन की सांस ली। वो बाल बाल बच गया था। उसने भी समय नहीं गंवाया और तुरंत आर्यन और उसके गुट के पीछे भागता हुआ जाने लगा। वो सभी कुछ ही देर में नगर के दूसरी तरफ बने हुए एक आलीशान घर में पहुंचे। सिद्धांत छुपते छुपाते उनके पीछे पीछे उस घर तक पहुंच गया। बाहर से देखने में वो घर एक आलीशान महल की तरह नजर आ रहा था। जैसे ही आर्यन और उसके साथी उस घर में पहुंचे, सिद्धांत ने भी अपने कदम तेज कर लिए, मगर अंदर जाने से पहले वो रुककर यहां वहां देखने लगा। उसे उस घर के अंदर से तेज आवाजें सुनाई दे रही थीं। वो जानता था कि अंदर बहुत से लोग होंगे, इसलिए वो भी रिस्क नहीं उठा सकता था। उसने तुरंत जमीन पर पड़े हुए कपड़े को उठाया और उससे अपना मुंह बांध लिया। वो किसी भी हालत में अपना चेहरा आर्यन या उसके साथियों के सामने नहीं आने दे सकता था। चुपके से अंदर पहुंचते ही सिद्धांत की नजर उस कमरे में बने हुए एक बड़े रिंग की तरफ पड़ी। आजू बाजू नाच गाना चल रहा था। लोग नशे में धुत थे। वो सभी अपने हाथ में पैसे लिए हुए थे और रिंग में लड़ रहे दो योद्धाओं को प्रोत्साहित कर रहे थे। जैसे ही आर्यन और उसके साथी उस कमरे में पहुंचे, अचानक से सन्नाटा छा गया। रिंग में लड़ रहे दोनों योद्धा आर्यन को देखकर चौंक गए। उनके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आर्यन ने तुरंत अपनी शर्ट खोली और जमीन पर फेंक दी। अगले ही पल वो उन दोनों योद्धाओं के साथ रिंग में कूद गया। उनमें से एक योद्धा अपनी दुम दबाकर वहां से भाग गया, मगर दूसरा योद्धा आर्यन को गुस्से भरी नजर से देख रहा था। अचानक से पूरे कमरे में आर्यन के नाम के जयकारे लगने लगे। देखते ही देखते कुछ ही पलों में आर्यन ने अपने प्रतिद्वंदी को इतनी बुरी तरह से पीट दिया कि वो रिंग से बाहर अपने कदमों पर जाने के लायक भी नहीं रह गया। सिद्धांत आर्यन की इस शक्ति को देखकर बहुत चौंक गया था। इससे भी ज्यादा उसे इस बात का शौक लगा था कि आर्यन बिल्कुल भी कोमल दिल का इंसान नहीं लग रहा था। जैसे ही आर्यन जीता, उस कमरे में जोर का शोर मचने लगा। आर्यन ने वहां मौजूद सभी की तरफ अपनी नजरें घुमाई और अपनी थाइस को ठोकते हुए चुनौती देते हुए बोला, किसमें दम है? मैं तुम सभी को खुली चुनौती देता हूं। उसकी चुनौती सुनते ही वहां मौजूद सभी लोगों के मुंह पर ताला लग गया और उन्होंने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए। आर्यन के साथियों के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। अचानक से सिद्धांत को अपने कंधे पर एक हाथ महसूस हुआ। जब उसने मुड़कर देखा तो उसके बाजू में एक आदमी खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें नशे के कारण लाल हो चुकी थी। वह आदमी सिद्धांत का हाथ थामते हुए बोला, तुम मुझे काफी ताकतवर नजर आ रहे हो। क्यों ना तुम उस आर्यन को हराकर उसे मजा चखा दो। सिद्धांत ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया और वहां से भागने की कोशिश की, मगर तभी अचानक से उस आदमी के 2-3 दोस्त और वहां गए और उन्होंने सिद्धांत को बीच में बने रिंग की तरफ धकेलना शुरू कर दिया। अचानक से उनमें से एक ने सिद्धांत का हाथ अपने हाथ में लेकर हवा में उठाया और चिल्लाते हुए बोला, हमारा साथी तुमसे लड़ेगा, ये तुम्हें धूल चटा देगा। जैसे ही उस आदमी की आवाज आर्यन तक पहुंची, आर्यन की नजर सिद्धांत पर पड़ी। सिद्धांत की सांसें तेज हो गई थी। पहली बार वो आर्यन के आमने सामने था। वो इतना ज्यादा अचंभे में था कि उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि कब उसे धकेलकर आर्यन के सामने रिंग में खड़ा कर दिया गया था। आर्यन की चील जैसी आंखें सिद्धांत को तीखी नजर से देख रही थी। सिद्धांत ने एक पल के लिए सोचा कि वो आर्यन को सब कुछ सच सच बता दे, लेकिन उसे इस बात का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि आर्यन उसके पास आया और उसके कंधे पर धक्का देते हुए बोला,
तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? दुनिया में आज तक ऐसा कोई भी पैदा नहीं हुआ जो मुझे हरा पाए। और ये तुमने अपने चेहरे पर क्या पहन रखा है? इसे हटाओ और मेरे साथ लड़ाई करो। आर्यन ने सिद्धांत के चेहरे से उस कपड़े को निकालने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उस कमरे में पूरी तरह सन्नाटा छा गया था। सिद्धांत ने तुरंत अपने कदम पीछे ले लिए और अपनी आवाज को थोड़ा भारी करते हुए बोला, मैं यहां का रहने वाला नहीं हूं। मैं जहां से आया हूं वहां पर हम अपना मुंह छुपा कर रखते हैं। वैसे भी तुम्हें मुझसे लड़ना है, इसमें मेरा चेहरा देखने की क्या जरूरत है? सिद्धांत ने कोशिश की कि उसकी आवाज से उसका डर नजर ना आए। उसकी बात सुनते ही आर्यन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने एक पल भी जाया नहीं किया और सिद्धांत पर हमला करना शुरू कर दिया। क्योंकि वो खेल बिना किसी हथियार के खेला जा रहा था, आर्यन ने अपनी पूरी ताकत से सिद्धांत को एक घूंसा मारा। अगले ही पल सिद्धांत उड़कर रिंग की दूसरी तरफ जा गिरा। सन्नाटे से भरा हुआ वो कमरा दोबारा से शोर में लीन हो गया। सिद्धांत ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करने की बहुत कोशिश की, मगर आर्यन ने उसे एक भी बार वार करने का मौका नहीं दिया। जैसे ही वो खड़ा होता, आर्यन उस पर लातें और मुक्कों की बारिश कर देता। अब सिद्धांत के मुंह से खून बहने लगा था। उसको चक्कर आ रहे थे। उसे समझ आ गया था कि आर्यन कोई मामूली इंसान नहीं था, बल्कि वो बहुत ही ताकतवर था। अगर वो बिना किसी हथियार के उस पर इस तरह से वार कर सकता था, तो हथियार के साथ तो वो और भी ज्यादा खतरनाक होगा। सिद्धांत आखिरी बार रिंग में धड़ाम से गिरा और आर्यन को उस लड़ाई का विजेता घोषित कर दिया गया। आर्यन ने एक आखिरी बार सिद्धांत की तरफ देखा और वहां से मुस्कुराते हुए चला गया। सिद्धांत की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। उसने अपनी बची खुची शक्ति का इस्तेमाल करके उस रिंग से निकलने की कोशिश की। वो समझ गया था कि अगर उसे आर्यन से मुकाबला करना है तो उसे अपने आप को और भी ताकतवर बनाना होगा। मगर वो एक आखिरी बार आर्यन से बात करने की कोशिश करना चाहता था। इसलिए उसने आर्यन को ढूंढना शुरू किया और उसे उस घर के पीछे एक गली में खड़ा पाया। उसे अकेले देखते ही सिद्धांत तुरंत उसकी तरफ आगे बढ़ा और वो कुछ कहने ही वाला था कि अचानक से उसने देखा कि कैसे आर्यन एक आदमी को बेरहमी से पीटे जा रहा था। मुझे छोड़ दो, मेरा कोई कसूर नहीं है। मेरे पास इतने ही पैसे, इस लड़ाई का यही नाम था, मुझे जाने दो। वो आदमी गिड़गिड़ा रहा था, मगर आर्यन ने उस पर जरा भी दया नहीं दिखाई। उल्टा उसने अपनी जेब से एक चाकू निकाला और उस आदमी के गले में घोंप दिया। ये देखते ही सिद्धांत की आंखें फटी की फटी रह गईं। वो इतना घबरा गया था कि जैसे ही उसने अपने कदम पीछे लिए, बाजू में रखा एक पौधा नीचे जमीन पर गिर गया। अचानक से वहां जोर की आवाज हुई, जिसके कारण आर्यन का ध्यान तुरंत उसकी तरफ गया। वो चिल्लाते हुए बोला, कौन है वहां? सामने आओ। सिद्धांत की सांसें उसके गले में ही अटक गईं। क्या होगा आगे? सिद्धांत आर्यन को सब कुछ बता पाएगा? क्या आर्यन उसकी बात मानेगा? क्या सिद्धांत अपने अतीत के सारे सच जान पाएगा? क्या सच में आर्यन एक क्रूर इंसान था? क्या सिद्धांत आर्यन को राजकुमारी वंदिता को मारने से रोक पाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए।